थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इस टॉपिक को पढ़ने का एक ही पर्पज है, हमको थोड़ा सा जजमेंट चाहिए कि कौन सी बात गलत बोलना है और कौन सा बात सही है इन एमसीक्यू। दैट्स ऑल, यही हमारा अप्रोच है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं। बाकी सबको मालूम है पेशेंट से कैसे बात करनी होती है। सो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट ड्यूरिंग विच द नर्स फोकस ऑन द क्लाइंट स्पेसिफिक नीड्स टू प्रमोट द इफेक्टिवनेस। सो किस प्रकार से वो इंटरेक्शन कर रही है, क्या वो इंटरेक्शन पेशेंट के फायदे की है या वो फालतू में ही इंटरेक्शन है पेशेंट के साथ, वो प्रमोट कर रही है इफेक्टिवनेस की नहीं। तो आप देखो कि जो बात क्वेश्चन में आपको दिख रही है, क्या वो पेशेंट के हित में है या फिर फालतू में ही बिना प्रमोशन के वो बात चल रही है। तो वो एक पॉइंट है, एक वैलिड पॉइंट है। तो जो भी आप फोकस करो वो फोकस पेशेंट की प्रमोशन पे होना चाहिए, इफेक्टिवनेस और नीड को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। स्किल्ड यूज जो आप कर रहे हो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में हेल्प करना चाहिए वो नर्स को अंडरस्टैंड द एम्पैथाइज विद द क्लाइंट एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके शूज में है लेकिन वो बिल्कुल उसके जैसे ही हो गई है, उसको थोड़ा सा लिमिट रखना है, उसके पेशेंट के साथ रोना नहीं है, तो वो स्किल उसके पास होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट के साथ एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की होनी चाहिए जो भी वो बोल रही है। प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल मतलब क्या क्या इस चीज के बेसिक्स हैं कि इनके ऊपर ये निर्धारित है, ये कम्युनिकेशन इनसे हटकर नहीं होना चाहिए। नंबर 1, होलिस्टिक मैनर। अगर कोई मुस्लिम है तो थोड़ा सा अप्रोच आपका वैसा होना चाहिए कि कोई किसी का बिलीफ कुछ अलग प्रकार का है तो आपका बात करने का तरीका भी कुछ अलग ही होना चाहिए। सो होलिस्टिक मैनर जो है वो उसमें मद्देनजर रखकर आप उसको ध्यान में रखकर ही आप पेशेंट से केयर करोगे पेशेंट की। द नर्स कंसीडर द क्लाइंट कल्चर एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड वैल्यूज। तो ये सारी चीजें कंसीडर करनी है। ये जो शब्द आप देख रहे हो कंसीडर, इसका मतलब होता है किसी को कंसीडर करना, फॉर एग्जांपल निर्धारित कोई चीज आपके दिमाग में मद्देनजर रखकर आप वो चीज कर रहे हो, तो कंसीडर कर रहे हो आप उसके वैल्यूज को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को, और फिर ही आगे प्रोसीड कर रहे हो। या सो लिमिट एंड बाउंड्रीज डिफाइन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट के साथ बाउंड्रीज और लिमिटेशंस आपको पता होने चाहिए, क्या बात पेशेंट को बोलने लायक है और कौन सी बात पेशेंट से नहीं करनी है। तो आपको अपने लिमिट्स और अपने बाउंड्रीज आपको पता होने चाहिए क्या है, और ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करती हो एक थेरेपेटिक नर्स क्लाइंट के रिलेशनशिप को। तो जो भी बाउंड्रीज आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी लिमिट्स आप क्रिएट कर रहे हो, वो सारी की सारी ओरिएंटेड होनी चाहिए पेशेंट के थेरेपेटिक रिलेशनशिप के साथ। आपको ऑनेस्ट होना है, ये नहीं आप कुछ भी फेक न्यूज दे रहे हो या उसकी फेक बात सुन रहे हो। आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए उस पेशेंट के साथ। क्लोज एंड क्वेश्चंस नहीं पूछने, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने, वो बातचीत खुली हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे हैं आप, मैंने पूछा अच्छे हो कि बुरे हो, नहीं मैंने पूछा कैसे हो आप। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो उसका कॉल है, लेकिन हमको वो ऑनेस्टी और वो कम्युनिकेशन जो वो ओपन रखनी होती है पेशेंट के साथ। नर्स को यूज करना है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, सेम लाइन। नर्स रिस्पेक्ट द क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का कुछ भी डाटा हम अपनी जो कलीग नर्सेज होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। अरे पता है उस बेड पे ना वो उसको देख रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज करते, राइट। वो नहीं होना चाहिए। हम जब पेशेंट के बेड साइड से हट गए तो मतलब अब उसकी बात कहीं भी आगे नहीं जाएगी अदर देन फिजिशियन, दैट्स इट। या कोई अलग से कोई इंफॉर्मेशन है जो बहुत जरूरी है, वो तो हम लोग डेफिनेटली आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे जरूरी है। हमें किसी की भी बात किधर भी इधर उधर नहीं करना है, वो डाटा हमें सेफ रखना है। असेस द क्लाइंट टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ी साइड लाइन कर लो या स्ट्रेट कर लीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, गैस बन रहा है थोड़ा वॉक कीजिए। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन आपके साथ पेशेंट के साथ होनी चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। कोपिंग मैकेनिज्म जो मैंने भी बोला वो सब आपको पेशेंट को बताने हैं कि अंकल जी ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये सब बातचीत आपकी पेशेंट के साथ होनी चाहिए। अब कभी भी हम पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, वो कुछ स्टेजेस में होता है। पहला प्री, आप उसकी फाइल पढ़ते हो ऑलवेज। तो जब भी आप पेशेंट को एंटर करते हो, एंटर करने से पहले हम लोग उसकी फाइल देखते हैं, क्या नाम है, क्या पॉजिटिव है, क्या ब्लड ग्रुप है, क्या क्या हर कुछ देखते हैं। तो प्री इंटरेक्शन फेज, जिसमें आप अपने फिजिशियन से या नर्सिंग इंचार्ज से या आप आपकी कुलीग नर्स से ओवर ले रहे हो, हैंड ओवर ले रहे हो पेशेंट का, तो एक प्री इंटरेक्शन फेज, आपने भी इंटरेक्ट नहीं किया है। देन आफ्टर ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्टरी फेज, ये अब फाइल से भी हो सकता है, पेशेंट से भी हो सकता है, पेशेंट की फाइल से भी हो सकता है। बट अगर मैं एनक्लेक्स की बात करूं तो ये ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी फेज जो होता है
दिस इज लाइक द फेज जो कि शुरुआत में होता है, और वहां पर सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है और फिर पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और UHID-MR नंबर ये पूछना होता है। तो दिस इज द ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्टरी फेज, जो कि इसका सेकंड पार्ट आता है। देन आफ्टर वर्किंग फेज, अब आप बीच का पार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप बीपी चेक करने आए हो तो आप बताते हो द रीजन व्हाई आई एम हियर, मैं क्यों आई हूँ और मुझे आपका बीपी चेक करना है, मैं किस प्रकार से बीपी चेक करूंगी, मेरी मशीन है, मैं इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो वर्किंग फेज, इसमें मैंने कुछ आलतू फालतू बोला नहीं, ओनली एंड ओनली वर्किंग फेज। देन आफ्टर द टर्मिनेशन, सो मैं आपका बीपी चेक कर चुकी हूँ, आपका बीपी जो है वो 90/60 है, तो क्या आपको डिजी महसूस हो रहा है या आपका नॉर्मल बीपी है? अगर इसका नॉर्मल बीपी है तो ठीक है, अच्छी बात है, पर फिर भी मैं आपकी ये जो जानकारी वो फिजिशियन को बताऊंगी। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेग्स के नीचे पिलो रख सकते हैं या फिर आप थोड़ा फ्लूइड इनटेक ज्यादा कर सकते हैं। मैं एक बार देख लूंगी आपके चार्ट में, अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है तो हम उसे मेंटेन करेंगे, वरना आपको फ्लूइड जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। आप कृपया करके फिलहाल कुछ भी बेड से उठना मत, क्योंकि 90 बीपी में कभी कभी डीजी होता है इंसान। तो इस प्रकार से हम उनको बोलते हैं कि तो अभी मैं दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हैं, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको कुछ भी कंसर्न है तो आप कॉल बेल बजा सकते हैं, मैं वहां पे आ जाऊंगी। दैट इज द टर्मिनेशन फेज। सो दीज आर द 4 phases: प्री इंटरेक्शन फेज, ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज एंड योर टर्मिनेशन एंड सेपरेशन फेज। इज इट क्लियर? बहुत ईजी सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म तरीके के आंसर शायद डेवलप कर दे। बाकी डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि कई बार ये जानकारी पढ़ने के बावजूद भी इंसान फिर भी अपने हिसाब से ही सोचता है और आंसर टिक करता है। बट कोशिश करना कि आपकी नेचर कुछ इस प्रकार से डेवलप की जाए। एक्सेप्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये चीजें एक्सेप्टिंग बिहेवियर दिखाती है कि जो भी मरीज बोल रहे हैं हम उसमें सबसे पहले बोलते हैं हाँ जी अंकल जी सही बोल रहे हो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है। तो ये चीजें एक आपकी थेरेपेटिक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसमें आप थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के टेक्निक से कि कभी भी आप पेशेंट से किसी से भी बात कर रहे हो तो आप हमेशा उस बात को एक्सेप्ट करो पहले, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। तो एक्सेप्टिंग इज लाइक एक्सेप्टिंग समवन, ओके, तो इंडिकेटिंग रिसेप्शन, आप रिसीव कर रहे हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल रैशनल क्यों मैं किसी की बात मानूं? एन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स इंडिकेट्स द नर्स हैज हर्ड एंड फॉलोड द ट्रेन ऑफ थॉट्स। तो जो उसकी थॉट्स है उनको मैं समझ रही हूँ, सुन रही हूँ और मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, तो हम कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं जो मर्जी बोल सकते हैं, बट हाँ मैं समझ रही हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है अर्चना थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का वर्बल में, दैट इज ब्रॉड ओपनिंग। हमेशा बातचीत कैसे करो, कैसे हैं आप, कैसे हो अंकल जी, सब ठीक ठाक चल रहा है आपकी जिंदगी में, अब फिर वो जो मर्जी बोले। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्नॉलेज। पेशेंट को एक्नॉलेज करना क्या बताया था मैंने, यही कि पेशेंट कैसा है, जैसा है हम उसको मैनेज करेंगे, जैसा भी है वो। तो मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ मेरे पेशेंट को। सो फॉर एग्जाम्पल, इज देयर समथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट? कुछ ऐसा जो आप बारे में बात करना चाहते हो? वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन? कहाँ से शुरू करना चाहते हैं आप? तो या फिर आप पूछ सकते हो कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आपकी जिंदगी, तो ऐसे भी आप पूछ सकते हो। कंसेंशुअल वैलिडेशन, ये बहुत मुश्किल होता है करना। टेल मी वेदर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एग्रीज विद योर्स और नॉट। मतलब आप अपनी बात रख रहे हो और फिर मनवा रहे हो पेशेंट को कि क्या आप वैलिडेट कर रहे हैं इन चीजों को, आर यू गोइंग टू कंप्लाई वट एवर आई एम सेइंग, जो भी मैं बोल रही हूँ क्या आप उन चीजों पे कंप्लाई करेंगे? तो वैलिडेशन आप लेते हो, जो भी कंसेंशुअल, मतलब उसके थॉट्स, अपने थॉट्स को देकर उसके थॉट्स की वैलिडेशन लेना कि जो मैंने बोला आपको समझ में आया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये ऐसे ही करोगे ना आप। दैट इज बेसिकली वैलिडेशन, वो भी कंसेंशुअल। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग क्या है? फर्दर चीजें, और बताइए, और अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि आप अब बेटर फील कर रहे हैं। और क्या आप इस हॉस्पिटल के बारे में जानते हो क्या? और एक्सप्लोर करना, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। फोकसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मरीज बोल रहा है फोकस करो। और गाइस ये फोकसिंग ऑस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ऑस्ट्रेलिया का सोच रहा है फोकसिंग बोले तो वो जो पेशेंट्स होते हैं वो जो भी बोल रहे हैं, एंजाइटी में हम कई बार सुन नहीं पाते, समझ में भी नहीं आता वो क्या बोल के चला गया, बट हमको अपना फोकस रखना पड़ता है। वो जो भी बोल रहा है हमको वो सुनना पड़ता है ध्यान से। तो इसीलिए लर्निंग की जो हमारी एबिलिटी वो इंप्रूव होनी चाहिए। सो दिस पॉइंट सीम्स वर्थ लुकिंग एट मोर क्लोजली। तो आप वो भी ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं ये जो इसने बात बोली है ना, ये थोड़ा मुझे अटक रही है, खटक रही है, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनने को मिल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कुछ बोलना चाह रही है आवाजें। आईसीयू में एक पेशेंट है, ऐसी बातें कर रहा है, भाई साफ साफ मतलब पेशेंट साइकोसिस के अंदर है, मैं नजरअंदाज कर दूंगी बात नहीं। और साइकोसिस होने का साफ साफ मतलब पेशेंट इज एन इन्फेक्शन, राइट? इन्फेक्शन में पेशेंट अगर है तो साइकोसिस में जाता है सबसे पहले।
तो कहीं ना कहीं ये कुछ बातें जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर आपको फोकस करना आना चाहिए। ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का स्किल है। The nurse encourages the client to concentrate his or her energies on a single point, which may prevent a multitude of factors and problems from the overwhelming the client. तो वही सही बात है, फोकसिंग, चाहे वो पेशेंट की तरफ से चाहे वो नर्सिंग की तरफ से, बट आपको फोकस रखना है अपने थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, पेशेंट का बीपी कम था, तो मैंने साथ ही में क्या बनाया, प्लान बना दिया कि आपकी लेग्स के नीचे पिल्लो लगाएंगे, आपको फ्लूइड देंगे अगर रिस्ट्रिक्शन है तो। साथ ही में आपको कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनानी है, तो आपको प्लान जो है वो जो आपको देना है पेशेंट को, वो फॉर्मुलेट करना पड़ता है। व्हाट कुड यू डू टू लेट योर एंगर आउट हार्मलेसली, तो इस प्रकार से। जर्नल लीड्स, गो ऑन, देन ओके, सो देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, तो आप लीड दे रहे हो, उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, या आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, और बताइए और बताइए। गिविंग इन्फॉर्मेशन, माई नेम इज वैशाली, आई एम रजिस्टर्ड नर्स लुकिंग आफ्टर यू, हाउ आर यू। तो इस प्रकार से कोई भी जानकारी आप दे रहे पेशेंट को, तो जिससे उसको बेटर फील हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसको ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है इसने मुझे अपना नाम बताया, अपनी डेजिग्नेशन बताई, अपना क्यों आई है यहाँ पे, ये भी बता रही, द रीजन वाई आई एम हियर, आई एम गोइंग टू चेक योर वाइटल साइंस, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये चीज एक क्या करती है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है पेशेंट और नर्स के अंदर, जो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो मेकिंग अवेलेबल द फैक्ट्स दैट द क्लाइंट नीड्स, बिकॉज पेशेंट रियली वांट टू नो ये कौन है। अब अगर मैं एम्स की बात करूं, हम लोग बताते नहीं है मेरा नाम वैशाली, क्यों? एक तो वहाँ की हैबिट नहीं है, वहाँ पे आदत ही नहीं है हमारी ऐसी डाली, वहाँ पे हमें ओरिएंटेशन में कभी बोला ही नहीं कि तुम अपना नाम बताओ पहले पेशेंट को, फिर पेशेंट से बात करो। मतलब हम लोग रिस्पेक्ट तो देते हैं पेशेंट्स को, बट फिर भी ये कमी है, हम लोग नहीं नाम बताते। आई थिंक वी फील शाय में भी, या फिर अजीब सा लगता है, कल्चर में इधर इंडिया में है ना अपना नाम बताना। हाँ जी अंकल जी, मेरा नाम वैशाली है, आज मैं आपको देखने के लिए आई हूँ, मेरा डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर का है, मैं यहाँ काम कर, तो कहाँ बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे कल्चर सा नहीं है, वरना गिविंग इन्फॉर्मेशन थेरेपेटिक रिलेशनशिप में बहुत जरूरी। वरना वो क्या बोलते, वो एक नर्स थी ना, उसने वो डाल रखा, एक टैटू वाली नर्स थी ना, वो आई थी यहाँ पे, तो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट आ जाता है जो कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन से हटके हो जाती है चीजें। तो अगर आपको एक प्रोफेशनलिज्म रखना है, तो एक गिविंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया में नहीं फॉलो करते हैं हम, शायद हमारी प्रैक्टिस में ही नहीं है इतना। गिविंग रिकॉग्नाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये शब्द बोलती रहती हूँ, एक्नॉलेज करना। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्नॉलेज करना। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ, वट एवर यू हैव फिनिश्ड योर फर्स्ट थिंग ऑफ थिंग टू, यू हैव फिनिश्ड योर लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, आपने कर लिया जो करना था, आपने खाना पीना वट एवर जो भी है। सो एक्नॉलेज करना, हाउ आर यू, तो अपना इंट्रोडक्शन देना, एक्नॉलेज करना, ये चीजें हैं जो कि एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, जिनमें से हम लोग बहुत ही कम करते हैं। इसीलिए हमारा प्रोफेशन थोड़ा सा बदनाम भी चलता है ना, पेशेंट लाइक वो बहुत गुस्सेल है एंड ऑल। मेकिंग ऑब्जर्वेशन, वर्बलाइजिंग व्हाट द नर्स परसीव्स, हम जो परसीव कर रहे हैं। यू अपीयर टेंस, तो ये लिटरली ऑस्की के लाइंस हैं, एंड दे रियली वॉच दीज थिंग्स, एंड तभी वो हमें ऑस्की में पास करते हैं अगर हमारा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन अच्छा है उनके साथ। तो हमारी जो चौथी लाइन होती है पेशेंट को बोलने की, वो क्या होती है, यू सीम्स वेरी लो टू मी, व्हाट हैपेंड टू यू, इज देयर एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग टू यू। हम अपने पेशेंट को पूछे, अंकल आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ, ये तो हम फिर भी पूछ लेते हैं वैसे तो, बट कई लोग नहीं पूछते ना। तो ये एक एक्नॉलेज कर रहे हो, वर्बलाइजेशन कर रहे हो पेशेंट को। मेकिंग ऑब्जर्वेशन, आप नहाए नहीं है क्या अभी तक, आपकी ड्रेसिंग चेंज नहीं हुई है क्या अभी तक, ऑब्जर्वेशंस देना। तो ये भी एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऑफरिंग सेल्फ, is it okay if I can sit next to you because I need to do some documentation। इंडियन बोलते हैं अंकल बैठिए उनके साथ, नहीं कभी भी नहीं, हम लोग बैठना ही नहीं चाहते, हम लोग नर्सिंग स्टेशन में बैठना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, राइट। सो यहाँ पे मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल। और दूसरा, यू वॉन्ट बिलीव एम्स के जो आईसीयू है, कार्डियक का आईसीयू, जब हमारी 12-12 घंटे शिफ्ट लगाते थे वो लोग, नाइट शिफ्ट, तो वो लोगों ने क्या किया, मतलब वो लोग नहीं, सॉरी, जो एचओडी था डॉक्टर बिसोई, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनको थोड़ा सा नर्सिंग से प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्टाफ को कभी कभी बोला है कि तुम्हारी सैलरी क्या है, किसी किसी को बोला है, थोड़े साउथ इंडियन लोगों को, अरे इसको देखना इसकी सैलरी कितनी है, और उसको देखो कहाँ से लेकर आए हो तुम लोग। क्योंकि कोई मान लो एबीजी कर रहा है और हेपेरिन से फ्लश नहीं किया, कुछ छोटी छोटी गलतियां फ्रेशर से हो जाती है ना, तो उनको बहुत सुनाते हैं वो लोग शुरू में। तो बिसोई वाज लाइक सारी कुर्सियां हटा दो आईसीयू से, नाइट शिफ्ट में सुबह 5 बजे कुर्सियां लगनी चाहिए कि हटनी चाहिए, मतलब रात को लगेंगी 1-2 बजे के पास और 5 बजे हट जाएंगी सारी कुर्सियां नाइट शिफ्ट वाले स्टाफ के लिए। तो कुछ ऐसा भी थोड़ा सा हैबिट थे उधर, अभी भी है, अब तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है। इवन गाइस आपको शायद इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, अभी एक और एम्स बन रहा है जहां पर एम्स दिल्ली का स्टाफ जाने वाला है। सो यहाँ पे शॉर्टेज होने वाली है एम्स दिल्ली में, लाइक वेरी वेरी शॉर्टेज, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लेने वाले हैं।
क्योंकि उनको अपना एम्स पे लोगों को भेज रहे हैं और इधर कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे एम्स दिल्ली के अंदर, सो दे हैव लाइक बिग इश्यूज विद नर्सिंग स्टाफ। हाँ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनकी भर गई, उनकी जितनी वैकेंसी चाहिए ले ली, निकाली नहीं, उन्होंने निकाल ली जितना निकालना था। अभी दे विल पुट पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इवन जो सीनियर्स हैं उनको भेजा जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल्स में, दूसरे एम्स के अंदर जाना है जाओ, नहीं तो जॉब छोड़ो, ऐसा है। हाँ जो सीनियर्स है, सुपर सुपर सीनियर्स, तो अभी कोई आई फॉरगेट द नेम ऑफ द एम्स, अभी भी खुला है यहाँ पे कहीं आसपास ही खुलने वाला है, तो वहां पर लिस्ट बनकर भी आ गई है सीनियर्स की कि ये लोग वहां जाने वाले हैं। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, ऑफरिंग सेल्फ, तो हमेशा अपने आप को क्या करना है, पेशेंट के लिए ऑफर करना है। रिफ्लेक्टिंग में क्या आता है, डायरेक्टिंग क्लाइंट एक्शंस, थॉट्स एंड फीलिंग बैक टू क्लाइंट, तो रिफ्लेक्ट करना। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला डू यू थिंक आई शुड टेल द डॉक्टर नर्स, डू यू थिंक यू शुड, तो मैंने ये नहीं बोला हाँ या ना, मैंने बोला आपको क्या लगता है, बोलना चाहिए वैसे, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग, आप उन्हीं के क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हमें पेशेंट पूछता है कभी कभी आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज एलर्जीज, तो हम उनको बताते हैं कि ये एलर्जीज होती हैं, फिर वो बोलता है ओके मुझे कौन सी एलर्जी है, तो हम उनको पूछते हैं कि क्या लगता है आपको, कभी आपने कभी कुछ खाया हो जिसकी वजह से आपको रैशेज हो गए हो, जैसे कि कभी पेनिसिलिन की टैबलेट खाई हो, कभी सी फूड खाया हो, पीनट्स लिए हो, तो उससे कभी एलर्जी हो, तो हम उन्हीं को ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम है ना क्या खाने से हो रहा है, तो आई विल आस्क फ्रॉम द पेशेंट। तो रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चंस भी हम ऑस्की में पूछते हैं। रीस्टेट करना, दोबारा से रिपीटेशन, यू हैव डिफिकल्टी स्लीपिंग, जैसे उसने बोला आई कांट स्लीप, आई स्टे अवेक ऑल नाइट, तो आप पूछोगे डू यू हैव स्लीपिंग डिफिकल्टीज, तो वो पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन को। सीकिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी निकलवाना, जैसे कि अल्कोहल का पेशेंट है, आज हम जैसे पढ़ने वाले हैं अल्कोहल अब्यूज, राइट, सो आई विल आस्क द पेशेंट कैन यू प्लीज tell me like you know a majority of people whenever they quit alcohol they usually experience like tremors, they usually experience like agitation, anxiety, are you experiencing such kind of things? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट फॉर एग्जाम्पल सीकिंग इन्फॉर्मेशन, मैं जानकारी गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन का स्किल कब डेवलप कर लेते हैं हम लोग, इसे कब यूज करते हैं जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यू नो अल्कोहल विड्रॉवल एग्जामिनेशन जिसे हम सीवा ए बोलते हैं, जो भी एयरक्लेक्स दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए सीवा ए इज अल्कोहल फॉर्म, ओके, अल्कोहल विड्रॉवल फॉर्म, देन आफ्टर सीवा बी बेंजोडाइजेपाइंस विड्रॉवल, और सीवा ओ ओपियोइड्स विड्रॉवल, तो पढ़ेंगे हम इनको, डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए। तो सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना, क्यों जानकारी ले रही हूं मैं, सब कुछ तो है फाइल में, इसलिए जानकारी ले रही हूँ कि कई बार कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं पेशेंट्स के, इसीलिए हमें उनसे जानकारी लेनी होती है। आई एम नॉट श्योर दैट आई फॉलो, कुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट थिंग। साइलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स सेज नथिंग बट कंटिन्यू टू मेक आई कॉन्टैक्ट एंड कन्वे इंटरेस्ट, ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट नर्स कुछ भी नहीं बातचीत करेगी, बस आई कॉन्टैक्ट बना रही है और सुन रही है वो जो बोल रहा है, दैट्स इट। देन आफ्टर सजेस्टिंग कोलैबोरेशन, परहैप्स क्योंकि you and I can discuss and discover the trigger for your anxiety, तो हम बोल रहे हैं कि भाई हम लोग इन सबको निकलवा सकते, जानकारी ले सकते, अगर हम दोनों बात करेंगे, दोनों ही सजेशंस देंगे, तो हमें पता लग सकता है कि आपको किससे डर लगता है। फॉर एग्जांपल जीएडी में क्या होता है, कारण ही नहीं है कुछ, जीएडी में कोई कारण है नहीं है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई कारण नहीं है, ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ना कोई मेंटल डिसीज, ना कोई मेडिकल डिसऑर्डर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उसको एंजाइटी है और 6 महीने तक की लंबी एंजाइटी है, हमको उसको एंटी डिप्रेसेंट देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है, हम मिलकर जुलकर ट्रिगर्स को फाइंड आउट करते हैं कि क्या कारण है। समराइजेशन, सो इन समरी आई हैव गॉट दिस स्ट्रेट, तो मैं क्या बोलती हूँ समराइजेशन में, जब हमें कुछ भी समराइज करना है, वेल अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट, ओके, आई एम एबल टू फाइंड आउट दैट you are suffering from this or you are high risk for alcohol withdrawal, ऐसे बोल सकते, राइट। तो मेरा समराइजेशन क्या है ये बिल्कुल बताना होता है मरीज को। तो जब आप जाने लगते हैं, अपने स्टेशन कंप्लीट करते हो, या जब आप अपनी जो कम्युनिकेशन का, जो आपका थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के जो फेजेस हैं, जब आप उन्हें टर्मिनेट करते हैं, तो आप समराइज करते हो कि मैंने जैसे कि आपसे बात कही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा है, मैं आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफर करूंगी, मैं आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करूंगी, मैं आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैं आपको सोशल वर्कर्स के पास रेफर करूंगी, ताकि वो आपको डिफेंस मैकेनिज्म सिखा सके, वो आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है वो सिखा सके, आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में बता सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द समराइजेशन जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादातर उन पेशेंट्स के साथ होती है जो आईसीयू में है,
राइट। आप क्या कर रहे हो, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हो, आप उसका जीसीएस चेक कर रहे हो, जीसीएस में आप आई ओपनिंग चेक कर रहे हो, उसका किस प्रकार से उसके एक्सप्रेशन है। आप पेशेंट का यू विल ऑल्सो नोटिस व्हाट काइंड ऑफ पेन स्केल कैसा, उसका पेन एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसके मॉर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंसरी परसेप्शंस कैसे हैं। मॉर्निंग क्या होता है, आपने कुछ खींचा, इस प्रकार से एक्टिविटी करता है मॉर्निंग, राइट। वो पेशेंट रेस्टलेस है, तो बातचीत नहीं चल रही, बस ऑब्जर्व करो। तो आईसीयू में तो भाई यही कम्युनिकेशन होते हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसा है, पेशेंट का पोस्चर, मूवमेंट, ये नॉर्मली अगर कोई बैठा तो उसके बारे में भी है, ये ओवरऑल ही है। वोकल क्यूज, वॉइस का वॉल्यूम कैसा है, लड़खड़ा के बोल रहा है, एंजाइटी है, एंशियस है, पिच कैसी है, इंटेंसिटी कैसी है, एम्फेसिस कैसा है, स्पीच कैसी, पॉज कैसा है, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बात कर रहे हैं गाइस नॉन थेरेपेटिक, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा लिखा होगा, डोंट वरी, बाकी पूरी अच्छी सी लाइन बना के लिखी होगी एमसीक्यू में, पर आगे का लिखा होगा डोंट वरी। और क्या लिख सकता है, इफ व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो कुछ इस प्रकार के कम्युनिकेशंस को हम लोग देख लेते हैं। दीज आर बेसिकली नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस। फॉल्स रीअश्योरेंस, फॉल्स रीअश्योरेंस का मतलब है पेशेंट है डिलीरियम का, सॉरी डिमेंशिया का, अल्जाइमर ले लो, अल्जाइमर का पेशेंट है, कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल क्योर है, लेकिन हम बोल रहे हैं आप ठीक हो जाओगे, आप दौड़ने भागने लगोगे, आप ठीक हो जाओगे, है ना। बेचारे बुजुर्ग है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसको, और पेशेंट क्या, हम क्या बोल रहे हैं बूढ़ी दादी जी को, आंटी जी आप तो ठीक हो जाओगे, दौड़ोगे भागोगे आप 4 दिन के बाद। तो दीज आर द फॉल्स रीअश्योरेंस एंड दीज आर द नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस। ये बिल्कुल भी वे ऑफ टॉकिंग नहीं है पेशेंट्स के साथ, हम कभी भी उनको फॉल्स अश्योरेंस नहीं देते हैं। सो डोंट वरी, यू विल बी बेटर इन फ्यू वीक्स, डोंट वरी आई हैड अ सर्जरी लाइक दैट, इट वाज स्नैप, मिनट में ठीक हो गया, ऐसा नहीं बोलना है। गिविंग एडवाइस, what should I do, what you should do is, if I were you I would do this। तो ऐसे सजेशंस नहीं देने हैं, मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसे करती, मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसे करती, मैं आपकी जगह होती तो मैं कभी भी एम्स में नहीं आती, मैं आपकी जगह होती मैं कभी भी यहाँ से सर्जरी ना करवाती। तो ऐसा कुछ भी अपनी एडवाइस दे। जैसे मैंने हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को दे दी थी एक बार, रिमेंबर, कि अंकल ऐसे ऐसे करके जाओ यहाँ से। तो कभी भी बीइंग द प्रोफेशनल नर्स नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नहीं करना है, आपने पेशेंट को एडवाइस नहीं देनी है। रिजेक्टिंग, रिजेक्ट कर रहे हो आप, जैसे कि प्लीज डोंट इवन टॉक टू मी, टॉक अबाउट, मतलब इसके बारे में तो बात ही मत करो। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू टॉक लाइक दिस, आई डोंट लाइक व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, आई डोंट लाइक व्हेन यू डू दिस थिंग। तो भाई रीअश्योरेंस, गिविंग एडवाइस, ये 10 उंगलियों पे टिप्स पे लर्न कर लो कि कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें आ रही है, तो रीअश्योरेंस को टिक नहीं करना, गिविंग एडवाइस को टिक नहीं करना, रिजेक्टिंग को टिक नहीं करना, नाउ बैटलिंग, इट्स बेसिकली दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। आप उनको ऐसा फील करवा रहे हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो। ओके, एवरीबडी फील्स दैट वे, व्हाई शुड यू फील दैट वे, तुम क्यों ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप क्या बोल रहे हो कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम क्यों ऐसा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पेशेंट को डीमोटिवेट करो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ आवर CD4 स्टाफ है, एक वहाँ पे मलयाली स्टाफ है। सो दे आर लाइक उनका बात करना बहुत ब्लंट होता है, वो बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं, तो बात भी बहुत ब्लंट करते हैं, सा बिल्कुल मुंह पे ऐसा चाकू मारते हैं, राइट। तो अंकल, बेचारे का अंकल थे, उनको वो बोल रहे कौन हो आप, अपने घर पे होंगे जो भी होंगे, जाइए बेड पे बैठिए आराम से, करेंगे भी आपका डिस्चार्ज। तो द डायरेक्ट कन्वर्सेशन वाज लाइक दैट, कौन है आप, घर पे होंगे जो भी होंगे, जाइए आप अपने बेड पे बैठिए, अभी डिस्चार्ज करेंगे आपका। बिकॉज वो पेशेंट 10-10, 20-20 बार अभी डिस्चार्ज लेने आएंगे सेम बात पे, तो डॉक्टर तो साइन करके देगा ना, हम कहाँ से साइन करके दे देंगे। सो कभी भी फ्रस्ट्रेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, पेशेंट को ये बोलते हैं तू भाई चुप है, तू एम्स में आया और मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हूँ, तुम बिल्कुल जरूरी नहीं हो यहाँ। तो इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो भी एक नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में आता है, और ये बाहर की कंट्री में तो आपको लाइसेंस रद्द हो सकता है हमारा अगर हम ऐसे बोल देंगे। तो डिफेंड करना, अरे अंकल जी ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी स्टाफ नर्स है, आपको अगर इंजेक्शन लगा ही नहीं सकती है, आप ही को दिक्कत हो रही है, बाकी तो सब, तो कभी किसी को डिफेंड नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और हमारा तो कल्चर है इंडिया में, हम डिफेंड करते हैं, बट दैट इज नेचुरल। बट फॉरेन कंट्रीज में डिफेंडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर पेशेंट ने कुछ बोला तो वो कंसर्न किया जाएगा, अगर उस सेकंड नर्स ने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, तो उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो सीनियर नर्स को बता सकता है और वहां से वो HOD को या फिर डायरेक्टर को भी बता सकता है। ये इंसिडेंट भी हुआ था फॉरेन में,
आई थिंक छोड़ो हमारे किसी काम का नहीं है, बट जब मैं उसके प्रिपेयर करते तब मुझे बताया था देयर वाज वन बेबी जो क्राई कर रहा था बहुत टाइम से, क्राई करी रोई जा रहा बच्चा। मदर ने बोला नर्स को कि भाई वो बच्चा बहुत रो रहा है, इनकेस वो थोड़ी बिजी वगैरह थी और वो बच्चा एस्पिरेट कर गया था, वो बच्चा जो था वो मर गया, उसकी डेथ होगी। वहां पर रूल निकल के आया सेकंड नर्स का कि हर चीज में पेशेंट को अथॉरिटी है कि वो सेकंड नर्स को बुला सकते हैं। अगर उनको एक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसको हम बोलते हैं आरएन रिव्यू, एमडीटी रिव्यू एंड मरकॉल। ये फॉरेन में इधर नहीं है। नॉर्मल आरएन रिव्यू होता है सीनियर नर्स को, वो बता सकता है स्टाफ, सॉरी पेशेंट बोल सकता है, उसके पास पूरा राइट है। एमडीटी होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रिव्यू, जिसमें हम अपने किसी भी डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर उसको बता सकते हैं। और मर कॉल होता है हमारा रेड कॉल, फॉर एग्जांपल लाइक पूरी टीम एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की पूरी जो टीम होती है उसको भी वो इनिशिएट कर सकते हैं। अगर 30 मिनट में कोई नहीं सुनता है तो हम आरएन से एमडीटी रिव्यू दे सकते हैं, कुछ घंटों में कोई नहीं सुन रहा है तो हम एमडीटी से मर कॉल पे जा सकते हैं, तो उनके रिव्यूज होते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड नहीं करना है किसी को, एक्सेलरेट करनी होती है फाइंडिंग्स को। असर्टिंग पर्सनल ओपिनियन, द वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल टुडे। पेशेंट अंकल जी आज का मौसम तो बड़ा ही सुहाना है, आज तो एक कप चाय हो जाए अंकल जी दवाई देने से पहले। तो इस प्रकार का असर्टिंग पर्सनल ओपिनियन ये भी सही नहीं है। एंड देन चैलेंजिंग, बट हाउ कैन यू हैव कैंसर व्हेन ऑल योर टेस्ट आर नेगेटिव। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी कैंसर हो गया तुमको, ऐसे कैसे कैंसर हो गया तुमको? मीन्स कैंसर का कोई कारण थोड़ी होता है। तो इस प्रकार से कभी भी पेशेंट को चैलेंजिंग सा बिहेवियर नहीं दिखाना है। एंड देन आफ्टर वाई, क्यों, मैं क्यों करूं, अभी आऊंगी थोड़ी देर में। वाई तो वाई भी नहीं पूछना होता है, वाई इज नॉट अलाउड। ओके, सो दीज आर द नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस, non-therapeutic communications. Then after we have 2 and the last one is like very important, judging नहीं करना है obviously, वो तो हम करते भी नहीं वैसे तो। if your mistake, it's your mistake, if you only you had listened to the doctor, तब आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता, तो आपको जजिंग कभी भी नहीं करनी होती है। एंड देन आफ्टर वी हैव चेंजिंग द सब्जेक्ट। ये तो मतलब एक ऑस्की की मेरी स्टूडेंट है, हरमन नाम है उसका फेवरेट चीज है, मैं जब भी पेशेंट बन के कुछ भी एक्टिंग करूं अर्चना, वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैं बोलूं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है मैं भी आपकी आईडी चेक करती हूँ, मतलब कुछ भी सिम्टम बोले वो टॉपिक ही चेंज कर देंगे। तो मैं आपको बार बार ये दिखाया कि देखो चेंजिंग द सब्जेक्ट इज नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। कभी भी कोई पेशेंट कुछ बोल रहा है टॉपिक मत चेंज करो, इग्नोर नहीं करना होता। सो आई विश आई वुड दैट। तो डिड यू हैव विजिटर्स, तो कोई लॉजिक है तो हमको हमेशा जो बोल रहा है उसको कंसर्न करना है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई विल कंसिडर योर कंसर्न, आई विल शेयर दिस फाइंड विद द फिजिशियन। तो ये आपके चेंजिंग द सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी नहीं करना होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के रिलेटिव ने कुछ कंसर्न दिया था तो भाई उस कंसर्न पे ही जुड़े रहो, उसी से रिलेटेड ही आंसर दो, टॉपिक में चेंज करना आंसर में, ऑप्शंस में अगर दिख रहा है तो। Alright, and then after we have few more things जो कि बिल्कुल ऊपर वालों की तरह ही है। Asking the client why, no. Being defensive, challenging the client, no. Changing the subject, no. Giving advice or approval or disapproval, no. You are no one to tell them to do or to don't do, okay, right? Making stereotypical comments, nahi. Making value judgments is not allowed. Placing the client feeling on hold, no. We have to consider. प्रोवाइडिंग फॉल्स रिएश्योरेंस, नो, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपको रटने हैं पॉइंट्स, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रटने हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज आवर थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे थोड़ा ध्यान से सोच समझकर आंसर दीजिए। रीएश्योरेंस रखना है, पेशेंट को कभी भी जजिंग नहीं करनी है, चैलेंजिंग नहीं करनी, सब्जेक्ट चेंज नहीं करनी, सब ध्यान में रखना। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज बेसिकली योर न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स। सो एंजाइटी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, अभी जो हम लोग टॉपिक करने वाले दैट इज कोग्निटिव डिसऑर्डर्स। सो गाइस, कोग्निटिव डिसऑर्डर बहुत इजी से है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ है ही नहीं इनके अंदर, बस कुछ साइन एंड सिम्टम है जो हमें पता नहीं चाहिए, कुछ मैनेजमेंट हमें पता नहीं चाहिए। तो इसीलिए साइकेट्री मुझे थोड़ा सा टाइम पास टाइप लगता है कि यार इतना कुछ है नहीं, बट चलो वील क्लब एनर्जी एंड लेट्स गो। सो कोग्निटिव प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल अर्चना हमने अल्जाइमर पढ़ा, हमने पार्किंसन भी पढ़ा था, राइट? अल्जाइमर हमने क्या बोला था कि ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, इसमें पेशेंट की मेमोरी, थिंकिंग, कोग्निटिव पावर सब धीरे धीरे चली जाती है, परमानेंट चली जाती है, राइट? उसी प्रकार से न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपकी कोग्निशन को खराब करते हैं। और कोग्निशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, योर मेमोरी। बोलते ना यार इसका दिमाग बहुत तेज है, इसको अभी तक याद है,
तो कोग्निशन क्या है आपका? मेमोरी, राइट? आपका इम्पेयरमेंट, आपका सॉरी मैनेज करना चीजों को, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके बिलीव्स कैसे हैं। तो कोग्निशन मतलब कि आपके थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, हर चीज आ जाता है इसके अंदर, ब्रेन फंक्शन। Cognitive disorder are a group of conditions characterized by the disruption of thinking, memory, processing and problem solving. That is cognition or cognitive. तो ऐसे डिसऑर्डर, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, डिलीरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर। ओके, एमेंशिया बेसिकली। चलो सबसे पहले बात करते हैं डिलीरियम की और फिर बात करेंगे डिमेंशिया की। गाइस, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बस इनके नाम मिलते जुलते हैं, वरना ये दोनों बहुत अलग हैं। डिलीरियम हम लोग कॉमनली देखते हैं, डिमेंशिया बहुत ही कम, इसके लिए तो कोई स्पेशल मरीज होना चाहिए जिसको डिमेंशिया हो रखा हो। डिलीरियम तो बहुत ही कॉमनली, साइकोसिस वाला जो पेशेंट होता है ना हमारा आईसीयू में, वो कई बार डिलीरियम में चले जाते हैं, कई बार। लेकिन डिमेंशिया नहीं, वो नहीं जाएगा। डिमेंशिया इज अ डिसऑर्डर, इज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर। ऑलराइट, सो एक्यूट कंफ्यूजन, यानी एक्यूट में और क्रॉनिक में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने डिलीरियम को क्या बोल दिया? एक्यूट, और मैंने यहाँ पे डिमेंशिया को क्या बोल दिया? क्रॉनिक। चलो एक डिवीजन तो मुझे मिला। कंफ्यूजन स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रप्शन इन द थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, ये तो मुझे पता ही है, यही चीजें होनी है। एक्यूट और रिवर्सिबल, आप इसे ठीक कर सकते हो। आईसीयू वाला पेशेंट जो ठीक हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। सो अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा डिमेंशिया, कौन सा डिलीरियम है। टेम्परेरी डिलीरियम, वेरी गुड।